दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 में हम क्या जानेंगे दोस्तों? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो एक व्यापार की नीयत से भारत में आती है और धीरे-धीरे ये क्या करते हैं, इंडिया के सारे क्षेत्र पे ये अपना कब्जा जमाने लगती है। तो इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। ये चैप्टर हल्का-सा लेंथी है बट इसको स्टोरी के हिसाब से समझेंगे तो आसानी से हम समझ सकते हैं। इसमें मेन ध्यान देने वाली चीज़ें जैसे डेट हो गया दोस्तों, जैसे नाम हो गया, तो ये सब चीज़ें हम ध्यान देंगे तो आसानी से स्टोरी के जैसे, कहानी के जैसे हम इसको समझ लेंगे। और ये इस तरह समझेंगे तो हमें लंबे समय तक याद भी रहेगा और हमारे ज़हन में भी ये चीज़ें बैठ जाएगी। चलिए जानते हैं। फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टैब्लिश पावर। तो व्यापार से क्षेत्र तक इन्होंने कैसे अपना पावर एस्टैब्लिश किया। तो उस समय इंडिया का जो औरंगजेब था दोस्तों, वो मुगल शासक का लास्ट शासक था। जैसे Aurangzeb was the last of the powerful Mughal rulers. He established control of very large part of the territory that is now known as India. तो जो औरंगजेब थे, ये मुगल शासक का लास्ट शासक थे और इन्होंने लगभग इंडिया के सारे क्षेत्र पे अपना कब्जा जमाए हुए थे। लेकिन उनके मृत्यु के पश्चात क्या होता है दोस्तों, उनकी मृत्यु 1707 में हो जाती है और जो बहुत से जो गवर्नर थे, जो बड़े जमींदार थे, ये मुगल शासक के अंडर में काम करते हैं, जो सूबेदार थे, जो गवर्नर थे। इन्होंने क्या किया, उनकी मृत्यु के बाद अपना पावर एस्टैब्लिश करने में लग गए, जैसे छोटे-छोटे क्षेत्रों का राज्य खड़ा करने में ये लग गए। As powerful regional kingdoms emerged in various parts of India, Delhi could not longer function as effective center. तो अब क्या होता है दोस्तों, जो छोटे-छोटे क्षेत्र में जो अपना राज्य सामने उभर के आने लगी, तो अब जो दिल्ली का जो मेन इफेक्टिव एक सेंटर था, उसका महत्व कम हो जाता है, क्योंकि हर जगह, हर सूबे में धीरे-धीरे छोटे-छोटे राज्य बनने लगे। By the second half of the 18th century, however, a new power was emerging on the political horizon of the British. लेकिन 18वीं शताब्दी के दौरान दोस्तों, एक नए पावर का उभरना जैसे राजनीतिक में ब्रिटिश का शुरू होता है। Did you know that the British originally come as a small trading company and were reluctant to acquire territories? तो यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या जैसे आपको मालूम है कि ब्रिटिश जो थे, वो भारत में इनका आगमन होता है एक छोटे से व्यापार कंपनी के हिसाब से, लेकिन धीरे-धीरे एक बड़े पावर एस्टैब्लिश कर देते हैं इंडिया में। तो इनको डिटेल वाइज जानेंगे दोस्तों। बहादुर शाह जफर एंड हिज सन बीइंग अरेस्टेड बाय कैप्टन हडसन। तो जो बहादुर शाह, वो भारत का लास्ट मुगल शासक थे। तो इनके लड़के और इनको अरेस्ट किनके द्वारा किया गया? कैप्टन हडसन के द्वारा। जो कैप्टन हडसन थे, उनको द्वारा इनको हिरासत में लिया गया दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है या नाम है, इनको ध्यान में रखें। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट in 1600. The East India Company acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth I, granting it the sole right to trade with the East. जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत में 1600 शताब्दी में आती है दोस्तों, और ये एक एजाजनामा तैयार करते हैं और उसका परमिशन लेते हैं किनसे? जो एलिजाबेथ थी, जो महारानी थी, इंग्लैंड की महारानी थी, उनसे, कि ये एक अपना सोल राइट लेंगे कि ये ईस्ट से अपना व्यापार करेंगे। ईस्ट मतलब जो इंग्लैंड से, जैसे सपोज दैट दोस्तों, जो इंग्लैंड था उससे ईस्ट साइड में भारत अपना पड़ता है, तो इसलिए इसको हमेशा ईस्ट के नाम से ही जाना जाता है।
तो एक इजाज़तनामा ये लोग तैयार किए और सो राइट लिए क्वीन एलिज़ाबेथ से कि इंडिया में हम व्यापार करेंगे और जो इंग्लैंड के व्यापारी थे वो यहाँ व्यापार नहीं कर पाएँगे। तो एक अपना ये इजाज़तनामा लेके एक चार्टर फॉर्म लेके वहाँ से आए। The right process of traders comes to India are Portuguese, Dutch, ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंचाइज। तो यहाँ पे इंडिया में कौन-कौन व्यापारी था दोस्तों और इनका सही क्रम कौन-कौन था, वो भी जान लेते हैं। क्योंकि ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट आर द राइट प्रोसेस ऑफ ट्रेडर्स कम्स टू इंडिया। तो इंडिया में, भारत में कौन-कौन से व्यापारी थे जो आए और उनका सही क्रम क्या है, ये बताएँ। तो ये आपको दोस्तों मैं बता देता हूँ। आप इस नोट को ध्यान से अपना नोट बना सकते हैं, चाहे इसे पढ़ के समझ सकते हैं। सबसे पहले कौन आए थे? पोर्चुगीज़, उसके बाद डच, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद फ्रांसिस। तो ये इसका सही क्रम। नहीं तो आपको तो ऑप्शन में अलग-अलग इधर का उधर करके देंगे, लेकिन आपको सही ध्यान में रखना है ताकि आप क्वेश्चन को गलत ना करें। ये रहा दोस्तों बहादुर शाह जफर का एक इमेजेस है, फोटो इससे समझते हैं हम। तो ये बहादुर शाह जफर हैं, जो ये बीच में है और ये उनके लड़के को अरेस्ट किया गया है और ये कैप्टन हडसन, उनको अपने हिरासत में लिए हैं लोग दोस्तों। जबकि ये पावरफुल शासक थे, लेकिन लास्ट में इनका पावर खत्म होने लगता है और जो ब्रिटिश थे अपना पावर एस्टैब्लिश करने लगते हैं और इनको अरेस्ट किया गया कैप्टन हैडसन के द्वारा। चलिए देखते हैं नीचे। दिस meant that no other trading groups in England could compete with the East India Company। तो ये जो इजाजतनामा लेके आए थे दोस्तों, जो चार्टर फॉर्म लेके आए थे इंग्लैंड से, इसलिए कि जो इंग्लैंड के दूसरा जो ट्रेडिंग कंपनी है वो इंडिया के साथ बिजनेस ना कर सके, इनके लिए वो एक हिदायतनामा लेके आए थे ईस्ट इंडिया से, इंग्लैंड से। अब दोस्तों जानेंगे मर्केंटाइल के बारे में। मर्केंटाइल क्या होता है? मर्केंटाइल a business enterprise that makes profit primarily through trade, buying goods cheap and selling them at higher prices। तो मर्केंटाइल उसको बोलते हैं, जैसे एक बिजनेस है, उसमें क्या होता है कि हम जो माल खरीदते हैं, जो गुड्स खरीदते हैं, वो कम दामों में खरीदते हैं और उसको हायर प्रॉफिट में बेचते हैं। तो इसी को मर्केंटाइल बोला जाता है दोस्तों, और इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। The Portuguese had already established their presence in the western coast of India and had their base in Goa। तो ईस्ट इंडिया कंपनी आने से पहले ही पोर्चुगीज यहाँ पे ऑलरेडी इंडिया में थे दोस्तों, और ये कहाँ पे थे? वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ये वेस्टर्न साइड में थे, गोवा के साइड में। In fact, it was Vasco da Gama, a Portuguese explorer, who had discovered this sea route to India in 1498। और वास्तव में जो आए थे वो कौन थे? वास्को डी गामा, जो पोर्चुगीज एक्सप्लोरर थे। उन्होंने जो सी रूट का था, सी रूट द्वारा इंडिया में कैसे व्यापार किया, वो सी रूट का रास्ता पता लगा। कितने में? 1498 में। The problem was that all the company were interested in buying the same things। लेकिन यहाँ पे दोस्तों समस्या क्या था कि जो सारे कंपनी थे, जैसे पोर्चुगीज थे, डच थे, ईस्ट इंडिया कंपनी और जो फ्रांसिस थे, इनका प्रॉब्लम समस्या क्या था कि ये सारे कंपनी इंटरेस्टेड थे एक ही सामान खरीदने में, जिसका डिमांड इंग्लैंड में या बाहर के देशों में ज्यादा था। तो वो एक ही सामान, सब कंपनी एक ही में सामान के लिए इंटरेस्टेड है खरीदने के लिए। द फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया हैड अ बिग मार्केट इन। तो जो अच्छे क्वालिटी के जो कॉटन होते थे, जो सिल्क होते थे, जो इंडिया में उत्पादन होता था, इनका बहुत सा बड़ा मार्केट कहाँ था? यूरोप में। और क्या-क्या चीजें वहां पे डिमांड में था? जैसे पीपर, क्लोव्स, कार्डामम एंड सिनामन एंड इन ग्रेट डिमांड। जैसे पीपर दालचीनी होता है, लौंग होता है, कार्डामम इलायची, सिनामन दालचीनी को बोलते हैं दोस्तों। इनका डिमांड यूरोप में बहुत जोरों शोर थे। तो इसलिए सारे कंपनी चाहते थे कि यहाँ से चीप कम रेटों में खरीदे और वहां पे जाके अच्छे मुनाफे में उनको सेल आउट करें।
Competition among the European companies is inevitably pushed up the prices at which these goods could be purchased, and this reduces the profit that could be earned. तो इन कंपनियों के अंदर कंपटीशन बढ़ गया, जो यूरोपियन कंपनी थी उनमें भी कंपटीशन बढ़ गया, जिससे कि क्या होता है, प्राइस बढ़ जाता है, क्योंकि जब सामान कम रहेगा, खरीदार ज्यादा रहेगा, तो ऑब्वियसली प्राइस तो बढ़ना ही दोस्तों। जैसे कोई सामान एक है और खरीदार ज्यादा है, तो जो बेचने वाला है वो क्या करेगा, उसका रेट बढ़ा देगा दोस्तों। ये तो नेचुरल सी बात है। The only way the trading companies could flourish was by eliminating rival competition. अब इनका एक ही प्रॉब्लम या समस्या क्या रह गया कि जब तक सारे कंपनी रहेंगे, इनके अंदर कंपटीशन रहेगा। तो जब तक इसमें से कुछ कंपनी को नहीं हटाया जाएगा, जब तक इनका कंपटीशन घटेगा नहीं, जिन इनका कॉम्पिटिटर खत्म नहीं होगा। इनके दिमागों में ये आने लगा बात। The urge to secure market therefore lead to fierce battles between the trading company. अब इनके अंदर क्या हुआ, कंपनियों के बीच, कि इनमें अब लड़ाइयाँ शुरू होने लगी। इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, एक-दूसरे का जो शिप होता था उसको लूटने लगे, या उनका डैमेज जो सामान है वो लेके बाहर जाते थे, उसको चोरी कर लेते थे, और इस तरह करके वो चाहते थे कि कुछ कंपनियाँ हैं जो खत्म हो जाए ताकि वो अकेले व्यापार कर सकें। तो ये सब चीज़ें होने लगी कंपनियों के बीच में। Through the 7th and 18th century, they regularly sank each other's ships, blocked routes, and prevent rival ships from moving with the supplies of goods. अब क्या होने लगा दोस्तों, 17 और 18 सेंचुरी के बीच ये क्या करने लगे, एक दूसरे के जो जहाज थे उसको डुबाने लगे, जो रूट था उसको ब्लॉक करने लगे, और इनके शिप को चोरी-वोरी करने लगे, और इन ताकि इनका जो सामान है वो यूरोप मार्केट में ना पहुंच पाए। Trade was carried on the with arms and trading posts were protected through fortification. अब क्या होने लगा, व्यापार, जो व्यापारी थे उन अपने साथ आर्म्स वगैरह, हथियार वगैरह लाना शुरू कर दिए, और अपना सिक्योरिटी कैसे करें, और उस तरह सिक्योरिटी के हिसाब से अपना माल को ले जाने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करना शुरू कर दिया, ये बंगाल में भी अपना बिजनेस शुरू कर दिया दोस्तों। द फर्स्ट English factory was set up on the banks of the river Hooghly in 1651. तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये अपना पहला फैक्ट्री कहाँ पे सेटअप करती थी दोस्तों, बंगाल में, जो हुगली रिवर है उसी के किनारे। कितने में, 1651 में। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप इसको अंडरलाइन कर लेना, ये दोस्तों, ये वाला पॉइंट। द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली इन 1651। तो ये बहुत हमें अब बार पूछा जा चुका है, और इसका ध्यान रखेंगे। दिस वाज द बेस फ्रॉम व्हिच द कंपनी ट्रेडर्स नॉन दैट टाइम्स ए फैक्टर ऑपरेटर। तो जो कंपनी के व्यापार थे उनको उस टाइम जाना गया कि फैक्टर ऑपरेटेड के नाम से जाना लगा। The factory had a warehouse where goods for export were stored and it had offices where company officials had. तो इस फैक्ट्री में क्या-क्या होने लगा दोस्तों, जैसे वेयर हाउसेस बने, जिसमें आराम से जो गुड्स था उसको, जो बाहर भेजने वाले या बाहर एक्सपोर्ट करने वाले थे उसको स्टोर किया जाता था, और इनके कार्यालय भी बनाए गए, जहाँ पे जो ऑफिशियल थे वो बैठ के अपना काम करते थे। By 1696 it began building a fort around the settlement. तो जो इनका कंपनी था, इनमें क्या करने शुरू कर दे, ये किले बनाने शुरू कर दे चारों तरफ से, ताकि इनका सिक्योरिटी रहे या कोई भी इन पे आक्रमण ना करे। तो इसलिए चारों तरफ से इन्होंने किले बनवाने शुरू कर दिए 1696 में। 2 years later it bribed Mughal officials into giving a company जमींदार। तो 2 साल बाद क्या होता है दोस्तों, जो मुगल ऑफिशियल थे उनको रिश्वत दिया जाता है,
जो कंपनी के जमींदार थे उनको, राइट ओवर 3 विलेजेस, और जो 3 जो गाँव थे उनको, जो जमींदार के द्वारा, और उनका हक, जो उनका अधिकार था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाता है। वन ऑफ द वाज कालिकता व्हिच लेटर न्यू इनटू द सिटी ऑफ कलकत्ता, कोलकाता इट वाज नोन एज टुडे। तो जिसमें से एक गाँव था कौन सा? कालिकता, जिसको कोलकाता के नाम से जाने जाते हैं आज। It also persuaded the Mughal Emperor Aurangzeb to issue a फरमान granting the company to right to trade with duty free। और इन्होंने क्या एक फरमान का ऑर्डर मांगा मुगल शासक थे, जो मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर औरंगजेब से, कि एक फरमान आप जारी करो जिससे हम अपना व्यापार ड्यूटी फ्री कर सके, जिस पे जो ड्यूटी लगता था वो ड्यूटी ना लगे। तो इन्होंने औरंगजेब को परसुएड किए, औरंगजेब को कहने लगे कि आप ऐसा करो कि हमको व्यापार करने में जो ड्यूटी लग रहा है वो ना लगे, उसको ड्यूटी फ्री कर दो। द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूअसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशन एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेज। और कंपनी ने हमेशा कंटिन्यूअसली प्रेसिंग करने लगा, दबाव देने लगा कि हमको ड्यूटी फ्री व्यापार करने में सहयोग करो। औरंगजेब फरमान फॉर इंस्टेंस हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। तो औरंगजेब ने क्या किया दोस्तों? एक फरमान जारी किया जिससे वो कुछ जो उनके जो कंपनी के जो अधिकार के जो व्यापार थे, जो आधिकारिक व्यापार था, उसको ड्यूटी फ्री किया उन्होंने। जैसे कुछ जो उनके कंपनी के जो शिप्स थे, जो जहाज था, उन्हीं के लिए इन्होंने एक फरमान जारी किया कि आप इस पे ड्यूटी नहीं देंगे। But officials of the company who were carrying on private trade on the side were expected to pay duty। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले बहुत चालू थे। इन्होंने क्या किया कि जो जिस पे ड्यूटी फ्री था वो तो फ्री में जाता ही था, लेकिन उसके साथ साथ ये क्या करने लगे, जो प्राइवेट इनका जो शिप था उसको भी साथ में ये लाने लगे, जिसपे के औरंगजेब ने ड्यूटी देने को कहा था, लेकिन ये ड्यूटी फ्री जिस पे ड्यूटी ना लगे उसी के साथ साथ ये प्राइवेट शिप भी ले जाने लगे। This they refused to pay, causing an enormous loss of revenue for Bengal। और इससे क्या हुआ, बंगाल को ज्यादा नुकसान होने लगा। जो रेवेन्यू आता था वो आना बंद हो गया, क्योंकि ये क्या किए, उसके साथ साथ चोरी भी करने लगे। क्योंकि औरंगजेब ने कुछ शिपों को अथॉरिटी दिया था, फरमान जारी किया था कि इस पे आप मतलब फिर ड्यूटी नहीं देंगे, लेकिन इसका मतलब थोड़ी था कि सारे शिपों पे फ्री किया था, नहीं। लेकिन इन्होंने क्या किया, औरंगजेब से चुप के ये अपना प्राइवेट जो ट्रेड शिप था उसको भी इस्तेमाल करने लगे। तो इससे बंगाल को रेवेन्यू का लॉस होने लगा दोस्तों। हाउ ट्रेड लीड टू बैटल। अब जो दोस्तों जो व्यापार था वो युद्ध में कैसे तब्दील हो गया, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड। तो अब इनमें एक कलह सा होने लगा, किनके बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच और जो बंगाल के जो नवाब थे उनके बीच। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, बंगाल नवाब exerted their power and autonomy। लेकिन जब औरंगजेब का मृत्यु होता है दोस्तों, तो जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने जब अपना सिंहासन संभाला, तो उसके बाद क्या होता है देखते हैं दोस्तों। मुर्शीद कुली खान was followed by the अलवर्दी खान and then सिराजुद्दौला is the नवाब of the बंगाल। तो जो मुर्शीद कुली खान थे वो नवाब थे, अलवर्दी खान थे वो नवाब थे, और उनके बाद सिराजुद्दौला थे, वो बंगाल के नवाब बने। ईच वन ऑफ देम वाज ए स्ट्रॉन्ग रूलर। लेकिन ये सारे एक मजबूत शासक थे बंगाल के। दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट। तो इन्होंने जो कंपनी को जो कंसेशन दिया गया था वो उसको इन्होंने इनकार कर दिया। फॉर द कंपनी राइट टू ट्रेड डिनाइड इट एनी राइट to mint coin and stop it from extending its fortification। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंपनी को
इन्होंने कंपनी को क्या बताया कि आप जिसको जो अधिकार दिया गया था, उसको वापस लिया जाता है और आप जो ये अपना किले बनाना शुरू कर दिए थे, वो अपना फोर्टिफिकेशन जो बड़े-बड़े किले थे, एक जगह से दूसरी जगह बनाना शुरू कर दिए थे, इसको उन्होंने रोका और रुकने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को बताया। Accusing the company of deceit, they claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amount of revenue and undermining the authority of the Nawab. और जो कंपनी पे था उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि ये कंपनी है जो बंगाल में अपना व्यापार कर रही है, इनसे बहुत बंगाल को नुकसान हुआ क्योंकि इन्होंने जो रेवेन्यू था वो नहीं दिया और नवाब का जो अथॉरिटी था, जो उनका ऑर्डर था, उसको भी नहीं माना है। तो नवाबों ने ये एक उन पे इल्जाम लगाया ईस्ट इंडिया कंपनी। इट वाज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस, राइटिंग disrespectful letter and trying to humiliate the nawab and his officials। लेकिन ब्रिटिश द्वारा क्या मतलब लेटर लिखा गया कि ये जो नवाब हैं लोग, ये हमें हमारे बिजनेस को अच्छे से नहीं चलने दे रहे हैं, हमारे व्यापार को रोका जा रहा है और हमारे जो ऑफिशियल्स है, जो ऑफिसर्स हैं, जो काम करने वाले हैं, उनको ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। The company on its part declared that the unjust demand of the local officials were ruining the trade of the company and the trade could flourish only if the duty were removed। लेकिन कंपनी ने क्या जवाब में दिया, क्या जवाब लिखा कि हमारी जो कंपनी है, ये इसके साथ अनजस्ट डिमांड लोकल ऑफिशियल द्वारा मांगा जा रहा है, जिससे कि हमारी व्यापार में नुकसान हो रहा है और हमारे व्यापार तभी फले-फूलेंगे या हमारे व्यापार तभी अच्छे हो पाएँगे जब आप ड्यूटी फ्री करोगे या ड्यूटी हटाओगे। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का पॉइंट था नवाबों के साथ। It was also convinced that to expand trade it had to enlarge its settlement, buy up villages and rebuild its fort। और इनका साथ-साथ ये भी डिमांड था कि जब तक हम अपने व्यापार को नहीं बढ़ाएँगे, अपना सेटलमेंट हर जगह नहीं करेंगे और गाँव में अपने किले नहीं बनाएँगे, तो हमारा व्यापार आगे लंबे समय तक नहीं चल पाएगा या व्यापार हमारा नहीं बढ़ेगा। The conflicts lead to confrontation and finally culminated in the famous Battle of Plassey। तो दोस्तों क्या होता है, लेटर ही थ्रू वो अपनी बात समझाने में लगे हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और जो नवाब थे बंगाल के, वो भी उनके जवाब में अपनी पॉइंट रखे जाते हैं। लेकिन धीरे-धीरे होता क्या है, दोनों तरफ से पक्षपात होते-होते जो बातचीतें चलते-चलते ये बात कहाँ तक आ जाती है, ये बात लड़ाई तक, युद्ध तक आ जाती है और इसी के पश्चात बैटल ऑफ प्लासी होता है दोस्तों। तो ये मेन रीज़न है बैटल ऑफ प्लासी का। अब जो नवाब थे, उनका कहना था कि हम ड्यूटी फ्री नहीं करेंगे, हमें रेवेन्यू चाहिए और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये चाहती थी कि हमारी जो ड्यूटी है, जो ड्यूटी लग रही है, वो ड्यूटी हम नहीं देंगे। वो फ्री में व्यापार करना चाहते थे और हर जगह अपना-अपना सेटलमेंट बनाना चाहते थे, बड़े-बड़े किले बनाना चाहते थे, जिससे नवाब इन चीज़ों को मानने से इनकार कर दिया। तो अब इसी में क्या होता है, बैटल ऑफ प्लासी का शुरू हो जाता है ये युद्ध। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं, बैटल ऑफ प्लासी कैसे हुआ दोस्तों। पपेट, एक वर्ड यहाँ पे मेंशन किया गया है, पपेट। तो पपेट उस चीज़ को बोलते हैं दोस्तों दोस्तों कि जो आसानी से आप खेल सको और उससे कोई जैसे वो एक जैसे खिलौना है, जिसको हम जैसे चाहेंगे मोड़ देंगे, जैसे चाहेंगे खेल देंगे और वो एक पपेट है, निर्जीव चीज़ है समझो, जो कि हम अपने हिसाब से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसी को पपेट बोलते हैं। लिटरली अ टॉय दैट यू कैन मूव विथ स्ट्रिंग। जैसे कि मैंने बताया आपको, एक ये खिलौने के जैसे है, जैसे आप चाहो उसको मोड़ सकते हो या मूव कर सकते हो। रिफर टू अ पर्सन हु इज कंट्रोल्ड बाय समवन एल्स। और व्यक्ति के जैसे कोई इंसान है, उसको पपेट के जैसा आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो कंट्रोल बाय समवन, किसी के द्वारा वो कंट्रोल है, तो उसको पपेट बोल सकते हैं। द बैटल ऑफ प्लासी, द बैटल ऑफ प्लासी। तो
बैटल ऑफ प्लासी कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे। When अलवर्दी खान died in 1756, सिराजुद्दौला become the नवाब ऑफ बंगाल। तो जब अलवर्दी खान का मृत्यु होता है 1756 में, तो जो सिराजुद्दौला थे वो बंगाल के नवाब बनते हैं दोस्तों। The company was worried about his power and keen on puppet ruler who could willingly give trade concession and other privilege। तो कंपनी इस चिंता में थी दोस्तों कि जो अब ये जो नए शासक आएंगे इनको कैसे हम पॉपेट के जैसे इस शासक को इस्तेमाल कर लें और ये अब और हमारे हिसाब से ये जो ट्रेड पे जो कंसेशन है वो दे और हम इनसे फायदा उठा सकें। सो इट ट्राइड दो विथआउट सक्सेस टू हेल्प वन ऑफ सिराजुद्दौला राइवल्स बिकम द नवाब। तो अब इनके बारे में सोचने लगे कि ये कैसे सफल हो सकता है दोस्तों, ये बगैर किसी सिराजुद्दौला के मदद के बगैर हमारा ये कार्य अधूरा हो जाएगा, ये नवाब के बगैर मदद के हम ये व्यापार नहीं कर सकते। And infuriated, Sirajuddaulah asked the company to stop meddling in the political affairs of his dominion, stop fortification and pay the revenue। तो जो सिराजुद्दौला थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या बोला कि आप जो ये हमारे राजनीतिक में दखल ना दे तो अच्छा रहेगा और ये जो बड़े-बड़े किले आप बनाए जा रहे हैं, तो इसको आप जो बड़े-बड़े इनके वेयर हाउसेस थे ये बनाते थे, इनके बनाने से मना किया और रेवेन्यू है उसको आप पे करें। ये सिराजुद्दौला ने किससे कहा? ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सिराजुद्दौला के साथ नेगोशिएशन कर रहा है। आफ्टर नेगोशिएशन फेल्ड, द नवाब मार्च्ड, लेकिन ये नेगोशिएशन फेल हो गया क्योंकि ये अपना बात मनवाना चाहते थे और ईस्ट इंडिया चाहती थी अपने बातों पे अड़े रहें, तो ये नेगोशिएशन फेल हो जाता है दोस्तों। और नवाब मार्च विथ 30,000 सोल्जर टू इंग्लिश फैक्ट्री। तो अब ये जब बात नहीं मानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी तो सिराजुद्दौला क्या करते हैं, इनका 30,000 का जो सोल्जर था उसको ये ले जाके आक्रमण करवाते हैं। एक जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फैक्ट्री था कासिम बाजार में, वहां पे ये कैप्चर करते हैं और जो इनके ऑफिशियल थे उनको लॉक करते हैं, वेयर हाउसेस को सब में ताले लगवा देते हैं और हर चीजों को ब्लॉक कर देते हैं, जो इनके शिप होते हैं उसको भी ब्लॉक कर देते हैं। देन ही मार्च टू कलकत्ता टू एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनी फोर्ट। और फिर ये क्या करते हैं, जो कलकत्ता में इनका जो किले था उनको भी अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ द fall of the Calcutta Company, official in Madras sent forces under the demand of Robert Clive, reinforced by the naval fleet। तो जब ये बात रॉबर्ट क्लिफ को मालूम चलता है कि कासिम बाजार में जो इनका फैक्ट्री था उस पे ताले लगवा देते हैं या ब्लॉक कर लेते हैं या अपने कब्जे में ले लेते हैं और फिर वो कलकत्ता अपने आर्मियों को लेके निकल पड़ते हैं। तो अब ये रॉबर्ट जो क्लिफ है ये क्या करता है दोस्तों, ये भी अपने आर्मियों को भेजता है। जो मद्रास में इनका ऑफिशियल थे, तो ये भी अपने आर्मी को भेजता है और इसका अगुवाई कौन करता है? रॉबर्ट क्लिफ है, वो करता है दोस्तों। Prolonged negotiation with the Nawab followed. Finally, in 1571, Robert Clive lead the company army against Sirajuddaulah। लेकिन ये लंबे नेगोशिएशन इनका चलता है नवाब के बीच और जो रॉबर्ट क्लिव थे उनके बीच। लेकिन 1757 में ये जो रॉबर्ट क्लिव था ये क्या निर्णय लेता है, ये कंपनी की आर्मी भेजता है सिराजुद्दौला के विरुद्ध पलासी में दोस्तों। One of the main reason for the defeat of the Nawab was that the forces led by Mir Zafar, one of the Sirajuddaulah commander, never fought the battle। लेकिन इनमें होता क्या है दोस्तों, जो सिराजुद्दौला थे वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी से नहीं हारता, लेकिन इसमें क्या होता है, जो मीर जाफर था जो कमांडर था सिराजुद्दौला का, उसको पहले ही ये साठगांठ बैठा लेता है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रॉबर्ट क्लिव था वो, कि आप हमारा साथ दो और जब सिराजुद्दौला को हम लोग मार देंगे तो आपको नवाब बनाएंगे बंगाल का। तो ये पहले इनका मीर जाफर का और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रॉबर्ट क्लिव थे उनके द्वारा साठगांठ हो जाता है, इनका मीटिंग हो जाता है पहले। तो जब युद्ध होता है दोस्तों, तो उसमें सिराजुद्दौला शिकस्त हो जाते हैं। और शिकस्त क्यों होते हैं?
क्योंकि जो मीर जाफर थे वो उनको सिराजुद्दौला के जो कमांडर थे वो युद्ध में साथ नहीं देते हैं सिराजुद्दौला का। Clive had managed to secure his support by promising to make him Nawab after crossing सिराजुद्दौला। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया कि क्लीव ने पहले ही क्या कर लिया था, एक प्रॉमिस किया था, एक वादा किया था किससे, मीर जाफर से, कि हम सिराजुद्दौला को खत्म कर देंगे और फिर इसका आपको नवाब बनाएंगे। तो इसके लालच में मीर जाफर ने सिराजुद्दौला की तरफ से हथियार नहीं उठाया। The Battle of Plassey became famous because it was the first major victory company won in India। तो ये बहुत ही बड़ा एक सफलतापूर्वक युद्ध रहा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, क्योंकि वो पहला अपना युद्ध इंडिया में जीते थे। द प्रोमिस ऑफ रिचेस। The territorial ambitions of the mercantile East India Company were viewed with distrust and doubt in India। लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, जो क्षेत्र के जो व्यापार था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या इसको देखता है, जो इंग्लैंड में थे उनको डाउट होता है इस पे। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, रॉबर्ट क्लीव wrote to William Pitt, one of the principal secretary of the state, to the English monarch on 7th January 1759 from Calcutta। तो जब ये बैटल ऑफ प्लासी जीत जाते हैं तो रॉबर्ट क्लीव ने क्या किया, एक लेटर लिखता है किसको, विलियम पिट को, और सेक्रेटरी के जो इंग्लिश मोनार्क के थे 7 जनवरी को 1759 में। कहां से लिखता है, कलकत्ता से। बट सो लार्ज सोवर्जिनिटी में पॉसिबली बी एन ऑब्जेक्ट टू एक्सटेंसिव फॉर अ मर्केंटाइल कंपनी, I flatter myself that there will be a little or no difficulty in obtaining the absolute possession of this rich kingdom। तो ये क्या लिखता है कि अब हमें आसानी से यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं और यहाँ पे लगभग अपना पावर जमा सकते हैं। और ये चीज कौन, रॉबर्ट क्लीव बताता है, जो इंग्लैंड में विलियम पिट थे उनको लेटर, कि हम आसानी से यहाँ इस राज्य पे अपना राज्य बना सकते हैं। Now I leave you to judge whether an income yearly 2 million sterling with the possession of 3 provinces be an object deserving the public attention। और ये उसको बताता है कि मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप क्या निर्णय लेते हैं, लेकिन यहाँ पे लगभग अगर ईयरली यहाँ पे इनकम हो सकता है 2 मिलियन, अगर हम ये तीनों क्षेत्र पे अपना कब्जा जमा लिए तो। ये चीज बताता है रॉबर्ट क्लीव विलियम पिट को। After the defeat at Plassey, Sirajuddaulah was assassinated and Mir Jafar made the Nawab। तो जैसे ये रॉबर्ट क्लीव ने प्रॉमिस किया था मीर जाफर से, तो ये क्या करता है, सिराजुद्दौला को हत्या करवाता है और उसके बाद मीर जाफर को नवाब बनाता है बंगाल का। The company was still unwilling to take over the responsibility of administration। लेकिन कंपनी था फिर भी अभी ये डायरेक्टली जो जिम्मेदारी था वो नहीं ले सकता था। इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव वाज टू एक्सपांशन ऑफ ट्रेड। लेकिन इसका मेन जो मकसद था दोस्तों, जो कंपनी का, इसका था व्यापार को कैसे बढ़ाया जाए। इफ दिस कुड बी डन विदाउट कॉन्क्वेस्ट थ्रू द हेल्प ऑफ लोकल रूलर्स who were willing to grant privilege, then territory need to be taken over directly। और इनका ये सोचना था कि अगर हमें बेगर जीते हुए अगर ऐसे ही हम अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं, किनके, जो लोकल शासक थे उनके मदद से, तो हमें मतलब कोई युद्ध करने का जरूरत नहीं पड़ेगा और हमें हर क्षेत्र पे अपना पावर आसानी से फैला सकते हैं। Soon the company discovered that this was rather difficult, for even the puppet Nawab were not always as helpful as the company wanted them to be। लेकिन जैसे ही कंपनी को मालूम चला कि हम आसानी से, जैसे जो पपेट जो नवाब थे, जो इनके अधीन जो काम करते थे, हमारे प्रति हमेशा ये सहायक पूर्ण नहीं रहेगा और हम जैसा चाहेंगे वो ऐसा नहीं करने देगा। तब ये, अब देखिए अब ईस्ट इंडिया कंपनी कौन सा दिमाग लगाता है दोस्तों। आफ्टर ऑल दे हैड टू मेंटेन अ बेसिक अपीयरेंस ऑफ डिग्निटी।
and sovereignty if they wanted respect from their subject. तो ये सारे मेंटेन करने के बावजूद भी ये सोचते थे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है और उनको रेस्पेक्ट के साथ हम अपना काम आगे नहीं बढ़ा सकते। When Mir Jafar protests, the company deposes him and installed Mir Qasim in his palace. लेकिन जब मीर जफर को ये मालूम चल गया कि ये हमें पॉपेट के जैसे इस्तेमाल करना चाह रहा है लोग, तो मीर जफर ने क्या किया, आंदोलन किया दोस्तों। इन्होंने भी प्रोटेस्ट किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध, लेकिन इन्होंने क्या किया, मीर कासिम को अपने नियंत्रण में लेके और इनके कब्जा कर लिया मीर कासिम। When Mir Qasim complained, he in turn was defeated in battle fought at Buxar, 1764, driven out of Bengal and Mir Jafar was reinstalled. लेकिन जब मीर कासिम ने कंप्लेन किया तो इसके विरुद्ध क्या हुआ, बैटल, इसके विरुद्ध फिर युद्ध हुआ। कहाँ पे दोस्तों, बक्सर में 1764 में। तो इसमें कौन थे, बंगाल में मीर जाफर थे और इनको फिर से अपना कैदी बना लिया लोग और बंद कर दिया लोग। द नवाब हैड टू पे 5 लाख एवरी मंथ बट द कंपनी वांटेड मोर मनी टू फाइनेंस इट्स वॉर। तो इन्होंने क्या एक सिस्टम बैठा दिया कि नवाब को अगर नवाब रहना है तो उनको 5 लाख हर महीने कंपनी को देना पड़ेगा, और जिससे कंपनी और भी इनको जो आर्थिक स्थिति था और जो युद्ध में जो खर्च होते थे वो इसी पैसे का इस्तेमाल कर लेते हैं। एंड मीट द डिमांड्स ऑफ द ट्रेड एंड इट्स अदर प्रोफेशन, और इनके जो एक्स्ट्रा डिमांडेड थे, जो व्यापार था, इसमें इनको मदद मिलता था इन पैसों से, और इसी जो नवाब के पैसे उन्हीं के विरुद्ध ये इस्तेमाल करने लगे दोस्तों। इट वांटेड मोर टेरिटरी एंड मोर रेवेन्यू, इनको क्या चाहिए था, ज्यादा क्षेत्र चाहिए था और ज्यादा रेवेन्यू चाहिए था ईस्ट इंडिया कंपनी को। बाय द टाइम मीर जफर डाइड इन 1765 द मूड ऑफ द कंपनी हैड चेंज। लेकिन जब मीर जफर का जब मृत्यु हो जाता है 1765 में, तो फिर इनका दिमाग चेंज होता है कंपनी का। हैविंग फेल्ड टू वर्क विद पॉपेट नवाब्स, क्लिफ डिक्लेयर्ड वी मस्ट इंडीड बिकम अ नवाब आवरसेल्फ। तो रॉबर्ट क्लिफ ने क्या सोचा और क्या समझा, इनका दिमाग अब चेंज हो जाता है और ये सोचता है कि अब ये जो पॉपेट नवाब है इनके साथ काम करने से अच्छा है कि हम खुद ना नवाब क्यों ना बन जाए। तो ये अपने आप को सोचता है कि हम खुद नवाब क्यों ना बन जाए। फाइनली इन 1765 द मुगल एम्पायर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ प्रोविंसेस ऑफ बंगाल। लेकिन 1765 में क्या होता है, जो मुगल शासक थे उन्होंने कंपनी को दीवान घोषित कर देता है, जो क्षेत्र था बंगाल का उसका दीवानी का इनको जो दीवानी जो वसूली होता था उन क्षेत्रों में, जो बंगाल के क्षेत्र में इनको परमिशन दे देता है मुगल शासक। द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्स ऑफ बंगाल। अब ये जो मुगल शासक थे उनसे इनको परमिशन मिल जाता है कि आप जो बंगाल में जो रेवेन्यू आता था वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस सॉल्व अ मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड। तो ये बहुत बड़ा समस्या जो था जो इनका सॉल्व हो गया, क्योंकि अब इनको आसानी से पैसे का जो जरूरत पड़ता था वो यहाँ से इनको मिल जाता था रेवेन्यू के थ्रू, और ये बाकी काम आसानी से कर लेते थे। फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी इट्स ट्रेड विथ इंडिया हैड एक्सपांडेड। तो अब क्या होता है, जो 18 सेंचुरी के दौरान इनका अब व्यापार दोस्तों बढ़ने लगता है। बट इट हैड टू बाई मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया विथ गोल्ड एंड सिल्वर इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। लेकिन इनको जो सामानें खरीदी जाती थी इंडिया से, उसके लिए क्या लाते थे, अपने इंग्लैंड से सोने लाते थे, चांदी लाते थे, जिससे ये सामान यहाँ का खरीदते थे। दिस वॉज बिकॉज ऑफ दिस टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल इन इंडिया। तो इससे क्या होता था, इनको पैसे वहां से लाने पड़ते थे और तब जाके ये इनका सामान बेचा जाता था। द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्लोड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। लेकिन अब जब बैटल ऑफ प्लासी जो हो गया, जो बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध हुआ, तो उसके बाद से जो ये सोने चांदी जो ब्रिटिश ने लाते थे उनमें थोड़ा गिरावट है, ये लाना थोड़ा थोड़ा कम करने लगे। एंड इंटायरली
स्टॉप आफ्टर द एजम्पशन ऑफ दीवानी। और जब दीवानी का इनको परमिशन मिल गया, जब दीवानी को इनको इजाजत मिल गया, तो ये वहां से जो सोने चांदी थे वो लाना ही बंद कर दी दोस्तों, क्योंकि इनको पैसे यहीं से हो जाते थे, तो वहां से लाने की कोई मतलब ही नहीं रहता था। नाउ रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया वर्ल्ड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस। तो इनका जो अब जो खर्चे थे वो आराम से यहीं से पूरा हो जाता था दोस्तों। दिस रेवेन्यू कुड बी यूज्ड टू परचेज ट्रूप्स एंड मीट द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग कंपनी फोर्ट एंड ऑफिसेस एट कलकत्ता। तो जो रेवेन्यू आता था, जो बंगाल से जो दीवानी इनको मिल चुका था, तो जो रेवेन्यू आता था उससे आसानी से ये जो आर्मी का जो जो सोल्जर था उनके जो खर्चे उठा लेते थे, और जो बड़े-बड़े जो बिल्डिंगें बनते था उनसे वो भी पैसे इसी से इस्तेमाल कर लेते थे, और जो कलकत्ता में इनका जो किले बनते थे, वो सारे पैसा यहीं से इस्तेमाल किया जाता था, जो रेवेन्यू के थ्रू आता था। कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब। तो जो कंपनी का जो ऑफिशियल थे अब वो नवाब बन गए थे दोस्तों। After the Battle of Plassey, the actual Nawab of the Bengal were forced to give land and vast sum of money as personal gift to company officials. अब होता क्या है दोस्तों, जो बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्या होने लगता है दोस्तों, जो बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे वो खुद नवाब अपने आप को घोषित कर दिए, और अपने आप को नवाब समझते थे। तो जो छोटे-छोटे जो वहाँ के जमींदार थे, वो पर्सनल गिफ्ट देने लगे जो कंपनी के जो ऑफिशियल थे उनको। रॉबर्ट क्लीव हिमसेल्फ असेम्प्ट ऑफ 4 टीम्स इन इंडिया। तो जो रॉबर्ट क्लीव थे अपने आप को एक भाग्यशाली समझते थे इंडिया में। ही हैड कम टू मद्रास नाउ चेन्नई फ्रॉम इंग्लैंड इन 1743 एट द एज ऑफ 18। तो रॉबर्ट क्लीव जो अपने आप को भाग्यशाली समझते थे, ये कब आए थे दोस्तों, मद्रास में आए थे इंग्लैंड से 1743 में। कितने की उम्र में आए थे दोस्तों, 18 की उम्र में आए थे। तो ये सब दोस्तों, ये जो एज है ना, ये जो जगह का नाम है, ये हमको ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर यही पूछा जाएगा दोस्तों। When in 1763 he left India, his Indian fortune was worth pound 40 401 and 102। तो ये अपने आप को ये एस्टिमेट करते हैं दोस्तों कि जब ये 1767 में जब इंडिया को छोड़े और जब ये वापस इंग्लैंड गए, तो इनके पास इतना संपत्ति था, लगभग 40,102 पाउंड था दोस्तों इनके पास, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है दोस्तों। Interestingly, when he was appointed governor of Bengal in 1764, he was asked to remove corruption in company administration। लेकिन जब ये इंग्लैंड पहुंचते हैं दोस्तों, तो उस टाइम ये बंगाल का गवर्नर होते थे 1764 में, लेकिन इनको क्या किया जाता है, जो करप्शन के केस में इनको फंसा दिया जाता है दोस्तों। जो कंपनी की तरफ से जो संचालक थे उनको फंसाया जाता है और उन पे इल्जाम लगाया जाता है। But he was himself cross-examined in 1772 by the British Parliament, which was suspicious of vast wealth। और इनको क्रॉस एग्जामिन किया जाता है कोर्ट में, जो वहां के जो इंग्लैंड का नियम कानून था वहां पे, और 1772 में इनको ब्रिटिश पार्लियामेंट में इनको दोषी करार पाया जाता है, और इन पे इल्जाम लगाया जाता है कि बहुत से जो संपत्ति है इन्होंने हेर फेर किया है। Although he was acquitted himself suicide in 1774, जबकि ये लगभग कितने 1774 में ये आत्महत्या करके अपने आप को खत्म कर लेते हैं। कंपनी रूल एक्सपांड। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1764, the company appointed resident in Indian state। तो जब कंपनी अपना नियम भी हर जगह बढ़ाने लगी, फैलाने लगी, तो जब बक्सर का युद्ध ये लोग जीतते हैं, तो क्या करते हैं दोस्तों, ए रेजिडेंट इन इंडियन स्टेट, जो रेजिडेंट का एक
नियम बनाते हैं जिस क्षेत्र का, वो यहाँ पे अपॉइंट करते हैं। दे वर पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट एंड देयर जॉब वाज टू सर्व एंड फर्दर इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। तो ये क्या करते हैं, उन्हीं में से जो रेजिडेंट होते हैं, उन्हीं में से ये चुने जाते हैं जो कि इनको एक राजनीतिक तौर पर और जो इनका कमर्शियल एजेंट बना दिए जाते हैं। और उनका काम क्या होता है दोस्तों, कि वो कंपनी के लिए सर्व करे, जो कंपनी के हक में हो या हिमायती में हो, वो कंपनी के हिमायती में कार्य करे। थ्रू द रेजिडेंट द कंपनी ऑफिशियल बिगेन इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर ऑफ इंडियन स्टेट्स। अब क्या करते हैं दोस्तों, तो जो ये रेजिडेंट जो एजेंट है, उनके थ्रू ये अब जो आंतरिक मामला होता है, जो भारत या इंडिया, जो इंडिया के जो इनके इंटरनल अफेयर होता है, जो राज्य में जो इनका आंतरिक जो राजनीतिक होता है, उनमें भी अब ये टांग अड़ाना शुरू कर देते हैं और उनमें भी दखल अंदाजी ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो शुरू कर देती है दोस्तों। दे ट्राई टू डिसाइड who was to be the successor to the throne and who was to be appointed in an administrative post। तो अब ये क्या करते थे, जो इनके पक्ष में थे, ये सोचते थे कि कौन अब ये जो सिंहासन होगा वो उसको संभालेगा और अच्छे से सिंहासन को चलाएगा, और कौन है जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो संचालक होगा वो संचालक पोस्ट पे रहेगा। वो ये यहाँ तक तय करने लगे दोस्तों। सम टाइम द कंपनी फोर्स द स्टेट इनटू सब्सिडरी अलायंस। लेकिन कभी कभार क्या कंपनी क्या करती थी, कुछ राज्य को जबरन सब्सिडरी अलायंस थोप देती थी दोस्तों। सब्सिडरी अलायंस क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। तो सब्सिडरी अलायंस ये होता था दोस्तों कि जैसे किसी राज्य में उनका खुद का आर्मी होता था। तो सब्सिडरी अलायंस में होता क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी बोलती थी कि हम आपको सुरक्षा देंगे, आप अपना आर्मी हटाओ और हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सब्सिडरी अलायंस का जो आर्मी है, ये आपको सुरक्षा देगी, ये आपको सिक्योरिटी देगी और आप अपना आर्मी को हटाओ, हम आपको सुरक्षा देंगे। इसको सब्सिडरी अलायंस बोला जाता था दोस्तों। अब इस सब्सिडरी अलायंस से देखिए क्या-क्या ये तकनीक निकालते हैं और कैसे राज्य पे कब्जा करते हैं, इनके बारे में भी धीरे-धीरे हम समझते चलेंगे दोस्तों। According to the terms of this alliance, Indian rulers were not allowed to have their independent armed force। जैसे दोस्तों मैंने बताया कि ये जो सब्सिडरी अलायंस से क्या होता था कि जो इंडियन शासक थे, वो उनको ये वो एक एग्रीमेंट होता था कि आप अपना आर्मी नहीं रखेंगे, जो इनके इन जो जो ये अपने सुरक्षा के लिए रखते थे। जब सब्सिडरी अलायंस आप लेंगे, तो ये अपना आर्मी हटाना पड़ेगा आपको। They were not to be protected by the company, but had to pay for the subsidiary forces। तो अब ये एक और नियम लगा दिए कि जब सब्सिडरी अलायंस आप रखोगे, तो आपको सब्सिडरी फोर्सेस भी जो चार्जेस है, वो आपको देने पड़ेंगे। That the company was supposed to maintain for the purpose of this protection। तब जाके कंपनी आपको सुरक्षा देगी और आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके देगी आपको। If the Indian rulers failed to make the payment, then the part of the territory was taken away as penalty। और जब अब कोई ऐसा होता था कि यदि अगर कोई जो शासक थे, जो रूलर था, जो इंडियन शासक थे, अगर उन्होंने टाइम पे जो उनका जो पेमेंट होता था, जो नहीं कर पाते थे, जो सब्सिडी अलायंस के तहत दिया जाता था, अगर वो नहीं दे पाते थे, तो उनके क्षेत्र को ये ईस्ट इंडिया कंपनी पेनाल्टी के तौर पे कब्जा कर लेती थी दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन रिचर्ड वेल्सी वाज गवर्नर जनरल 1798 and 1805, the Nawab of Awadh was forced to give over half of his territory to the company in 1801 as they failed to pay for the subsidiary forces। जैसे कि एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, जब रिचर्ड वेल्सी जब गवर्नर थे जनरल 1798 से लेकर 1805 तक, तो नवाब के जो नवाब थे अवध के, उन्होंने लगभग उनके आधा क्षेत्र कंपनी द्वारा हड़पा गया दोस्तों। कितने में? 1801 में। क्योंकि उन्होंने सब्सिडी अलायंस के जो पेमेंट था वो नहीं कर पाए थे टाइम पे, तो इसके एवज में उनका क्षेत्र को कब्जा किया गया था। फॉर सेम लाइक दैट हैदराबाद में भी सेम हुआ, जो हैदराबाद वाज आल्सो फोर्स्ड टू quit टेरिटरी ऑन सिमिलर डिमांड। तो हैदराबाद में भी
जो हैदराबाद के जो शासक थे उन्होंने भी टाइम पे पेमेंट नहीं किया, तो उसके भी जो क्षेत्र थे उसको भी कब्जा किया लोग, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे। व्हाट पावर डिड द प्रेसिडेंट हैव? तो रेजिडेंट के पास पावर क्या आखिर होता क्या था? इसके बारे में चर्चा करते हैं। This is what James Mill, the famous economist and political philosopher from Scotland, wrote about the resident appointed by the company. तो जो स्कॉटलैंड के जेम्स मिल थे, जो कि एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट भी थे, अर्थशास्त्री भी थे, जो राजनीति के भी जानकार थे और इसको फिलोसोफर भी थे। तो उन्होंने रेजिडेंट के बारे में लिखा है दोस्तों। चलिए जानते हैं इनके बारे में। टीपू सुल्तान, द टाइगर ऑफ मैसूर। Mysore had grown in strength under the leadership of the powerful ruler like Hyder Ali, ruled from 1761 to 1782, and his famous son Tipu Sultan ruled from 1782 to 1799. तो ये टीपू सुल्तान थे दोस्तों, इनको मैसूर का टाइगर माना जाता था, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल थे और मैसूर को अच्छे से चलाते थे। और एक बार ऐसे भी हुआ था दोस्तों कि जब ये टीपू सुल्तान और इनके दोस्त जब शिकार पे गए थे, तो उस समय एक बार जो एक टाइगर था, जो शेर था, जो अटैक किया था टीपू सुल्तान पे, तो उन्होंने शेर को शिकस्त किया और शेर को मार दिया था दोस्तों। तो इससे भी ये टीपू सुल्तान बहुत ही फेमस थे मैसूर में। तो इसलिए इनको मैसूर का टीपू सुल्तान समझा जाता था। और इनके जो पिता थे उनका नाम हैदर अली था। उन्होंने 1761 से लेकर 1782 तक शासन किया। उसके बाद जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने 1782 से 1799 तक शासन किया दोस्तों। मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालबार कोस्ट वेयर द कंपनी परचेज पीपर एंड कार्डामम। तो मैसूर को कंट्रोल करना बहुत ही फायदाजनक था दोस्तों व्यापार के थ्रू, जो कि कंपनी क्या करती थी वहां से जो दालचीनी और कार्डामम इलायची थी वहां से खरीदती थी दोस्तों। इन 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड्स, पीपर एंड कार्डामम थ्रू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम एंड disallowed local merchant from trading with the company। तो 1750 में टीपू सुल्तान क्या किए, उन्होंने रोक लगा दिया जो सैंडलवुड और पीपर और कार्डामम जो बेचे जाते थे, तो वो जो वहाँ के जो उस राज्य के जो व्यापारी थे उन पे इन्होंने रोक लगा दिया कि ये आप व्यापार कंपनी के साथ नहीं कर सकते। He also established a close relationship with the French in India and modernized his army with their help। तो जो टीपू सुल्तान थे वो इनका रिलेशन जो फ्रेंच जो व्यापारी थे उनके साथ इनका अच्छा रिलेशनशिप था और उनके मदद से ये अपने जो आर्मी थे इनको मॉडर्नाइज किया था दोस्तों, उनके मदद से। The British were furious. They saw Hyder Tipu was ambitious, arrogant and dangerous। तो ब्रिटिश जो थे इनसे थोड़ा डरते थे, क्योंकि ये अरियल टाइप के थे। जो टीपू सुल्तान और जो हैदर अली थे ये थोड़ा अरियल टाइप के थे, तो इनसे वो थोड़ा डरते थे। रूलर्स हु हैड टू बी कंट्रोल एंड क्रश। और ब्रिटिश इनके बारे में क्या सोचते थे कि इन शासकों को कंट्रोल करना पड़ेगा और इनको डैमेज करना पड़ेगा। ये है दोस्तों टीपू सुल्तान, ये उनके फोटो हैं, जो कि ब्रेव प्रतापी आदमी थे उस समय के टीपू सुल्तान। एक ये भी फोटो दिया गया है दोस्तों, जो कि टीपू सुल्तान के दो लड़के यहाँ पे हैं, जिनको अंग्रेजों द्वारा कब्जा किया गया है दोस्तों। तो ये टीपू सुल्तान के दोनों लड़के के फोटो हैं दोस्तों, जिनको बंदी बनाया गया था उस समय। 4 wars were fought with मैसूर। तो 4 लड़ाइयां हुआ है, 4 युद्ध हुआ है दोस्तों मैसूर के साथ और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। जैसे 1767 से 1769 में,
1780 से 1784 तक और 1790 से 92 तक दोस्तों। और जो लास्ट था 1792 से 1799 तक, जो कि किनके दौरान हुआ? टीपू सुल्तान के दौरान। Only in third last, the Battle of the Seringapatam did the company ultimately win the victory. तो जो 3 युद्ध हुआ उसमें तो टीपू सुल्तान ने शिकस्त किया कंपनियों को, लेकिन जो लास्ट जो युद्ध हुआ, जो सेरिंगापतम को सुरक्षा करते-करते ये इनका मृत्यु होता है टीपू सुल्तान का दोस्तों। और लास्ट में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपना जीत हासिल करती है दोस्तों। Tipu Sultan was killed defending his capital Seringapatam. Mysore was placed under the former ruling dynasty of the Udayars and subsidiary alliance was imposed on the state. तो जब टीपू सुल्तान का मृत्यु हो जाता है दोस्तों, तो अब ये क्या करते हैं? तो जो मैसूर पे ये क्या लगा देते हैं? सब्सिडरी अलायंस जबरन लगा देते हैं दोस्तों। द कंपनी फोर्स वेर डिफीटेड बाय Hyder Ali and Tipu Sultan in several battles, but in 1792, attacked by the combined force were of the Marathas and Nizam of the Hyderabad and the company. Tipu was forced to sign a treaty with the British by which 2 of his sons were taken away hostage. British painter always like painting scene that shows the triumph of British power. तो होता क्या है दोस्तों, जो लास्ट का जो युद्ध हुआ तो उनमें जो मराठा थे वो भी टीपू सुल्तान के साथ थे, जो 1792 में हुआ। और उनमें कंबाइंड फोर्स मिलके ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध वार हुआ, जिसमें मराठा भी थे, निजाम ऑफ हैदराबाद भी थे। लेकिन इनमें क्या होता है दोस्तों, जो टीपू सुल्तान के जो लड़के थे उनको बंदी बनाया गया और उससे एक साइन ट्रीटी हुआ दोस्तों, किसके साथ? ब्रिटिश के साथ और टीपू सुल्तान के साथ। और ब्रिटिश पेंटर हमेशा ये दिखाना चाहते थे अपने पेंटर में कि हमेशा जो ब्रिटिश थे वो कैसे मतलब युद्ध करके और उनका विजेता बनते हैं, तो वो अपना पावर पेंटिंग के थ्रू भी जो पेंटर थे वो भी दिखाना चाहते थे अपने जो पेंटिंग था उसमें। War with the Maratha. From the late 18th century, the company also sought to curb and eventually destroy Maratha power. तो 18th सेंचुरी के दौरान जो कंपनी था वो क्या करना चाहती थी? जो मराठा का पावर था उसको भी ये कुचलना चाहती थी, उनको भी खत्म करना चाहती थी दोस्तों। With their defeat in third battle of Panipat in 1761, the Maratha dream of ruling from Delhi was. तो जब ये तीसरा जो इनका युद्ध हुआ पानीपत का 1761 में, तो मराठा ने क्या किया दोस्तों? मराठा का सपना था कि वो दिल्ली से अपना शासन चलाए। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत एक इम्पोर्टेंट इमेजेस है, इससे देखेंगे। तो जी ये रेड एरिया है दोस्तों, ये जो रेड एरिया आपको दिखाया जा रहा है दोस्तों, अभी दिखाते हैं आपको। ये रेड एरिया है ना, ये सारे किन के अंडर था? ये जो आपको जो इमेजेस दिखा रहा हूँ ये 1857 के दोस्तों। तो इसमें जो रेड एरिया है ये सारे किन के अंडर है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन। और जो व्हाइट वाला है ये जो इंडियन शासक के अंडर में। तो देख लो, यहाँ से देख लेते हैं दोस्तों, अक्सर जो एरिया था वो लगभग इंडिया का लगभग हर पार्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी अपना पावर इख्तियार कर चुकी था दोस्तों। और धीरे धीरे अब देखिए हर एरिया में अपना कब्जा हासिल कर लिया था लोग। अब 1857 से आते आते 1797 में ये लगभग बनारस और कलकत्ता को छोड़ के दोस्तों लगभग ये सारे एरिया पे अपना कब्जा जमा लिए थे। इन पे ब्रिटिश का ही रूल चल रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी का ही रूल चल रहा था। तो ये यहाँ देख सकते हैं दोस्तों क्या कंपेयर है, देखिए यहाँ पे और यहाँ पे बहुत से कंपेयर करने को मिलता है, बहुत चेंजेस आ चुके हैं दोस्तों, जो कि ब्रिटिश तो ऐसे ये कब्जा कर लिए दोस्तों। ये देखो अब जैसे 1797 में था, तो जो ये एरिया है दोस्तों, ये रेड एरिया, ये ब्रिटिश के अंडर में नहीं था। लेकिन 1857 तक आते आते दोस्तों हर जगह
ये हर जगह ये व्हाइट पोर्शन है, ये वाला, ये सब ब्रिटिश के अंडर में। जो व्हाइट पोर्शन है ना, ये सारे दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन में। अब पहले जो पुराना जो इमेजेज है, जो पुराना 1797 में, इसमें बस यहाँ पे इनका शासन कहाँ पे था, कलकत्ता में था दोस्तों, हैदराबाद में थोड़ा थोड़ा था, मैसूर में थोड़ा थोड़ा था, लेकिन धीरे धीरे करते करते ये हर जगह अपना पावर स्टैब्लिश कर लेते हैं। चलिए, दे वर डिवाइडेड इनटू मेनी states under different chief sardars belonging to the dynasty such as सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ एंड भोंसले। तो ये क्या करते थे, ये हर राज्य में अपना एक छोटा छोटा जो सरदार थे उनको डिवाइडेड कर देते थे और उनके हिसाब से उनको वहां का चीफ बना देते थे, वहां का सरदार उनको बना देते थे। जैसे सिंधिया का होलकर, गायकवाड़ का भोंसले, ऐसे वो वहीं पे उनका पावर या क्षेत्र को डिवाइड करके और छोटे छोटे क्षेत्रों में वो अपना एक छोटा सा शासक करने वाले को बना देते थे। These chiefs were held together in a confederacy under a Peshwa principal minister who became its effective military and administrative head based in Pune। तो ये जो छोटे छोटे जो चीफ थे, ये सब मिलके किनके अंदर काम करते थे, जो पेशवा थे, जो जो के क्या बोलते हैं इसको, जो पेशवा के थे, जो इनके अंदर जो छोटे छोटे जो राज्य के जो चीफ थे, उनको सब कंट्रोल कौन करता था दोस्तों, पेशवा। और पेशवा के अंडर में ये काम करते थे और इनका जो संचालक थे जो पेशवा थे। और कहाँ पे, पुणे में दोस्तों। महादी सिंधिया एंड नाना फर्नांडिस वर आल्सो फेमस मराठा सोल्जर एंड स्टेटमैन ऑफ द लेट 18th सेंचुरी। तो जो माधजी सिंधिया थे और नाना फर्नांडिस थे, ये भी बड़े जो मराठा के आर्मी हुआ करते थे और स्टेटमैन हुआ करते थे 18th सेंचुरी के दौरान। द मराठा वेयर सबड्यूड इन द सीरीज ऑफ वार्स। जो मराठा थे वो बहुत से युद्ध में झुके नहीं दोस्तों। इन द फर्स्ट वार दैट एंडेड इन 1782 विद द ट्रीटी ऑफ द सालबाई देयर वाज नो क्लियर विक्ट्री। तो जो पहला जो युद्ध हुआ उनका, जो पहला युद्ध का जो खात्मा हुआ 1782 में, जिसमें एक संधि बना सालबाई, जिसमें ये किसी का विक्ट्री, जो कोई पार्टी इसमें विजेता नहीं हुआ, ना ही मराठा हारे, ना ईस्ट इंडिया कंपनी जीती। द सेकेंड एंग्लो मराठा वार 1803 से लेके 1805 तक हुआ। जो दूसरा एंग्लो वार हुआ, तो ये इनमें 1803 से 1805 के दौरान हुआ। तो इसमें कौन कौन से थे, डिफरेंट फ्रंट्स रिजल्टिंग इन द ब्रिटिश कैनल उड़ीसा एंड द टेरिटरी नॉर्थ ऑफ द यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली। फाइनली द थर्ड एंग्लो मराठा वार इन 1870 एंड 90 क्रॉस द मराठा पावर। लेकिन जो दूसरा युद्ध हुआ उसमें जैसे ब्रिटिश क्या क्या अपना पावर कहाँ पे इस्तेमाल कर लिया दोस्तों, उड़ीसा में। और जो उड़ीसा का जो कुछ क्षेत्र था, जैसे उत्तर में जो यमुना था, आगरा था, दिल्ली था, लगभग लगभग यहाँ पे ही अपना ये कब्जा हासिल कर लिए थे। और जो फाइनली जो इनका तीसरा वार हुआ मराठा का, उसमें जो 1817 और 1819 के दौरान हुआ, इसमें मराठा का पावर इन्होंने कुचल दिया दोस्तों, जो ईस्ट इंडिया के द्वारा किया गया। The Peshwas removed and sent away to Bittur near Kanpur with a pension। जो पेशवा थे उनको क्या किया, इन्होंने पेशवा को हटाया और इनको बित्तौर कानपुर के पास में वहां पे भेज दिया और पेंशन के साथ। द कंपनी नाउ हैड टू कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरी। अब जो कंपनी था उनका पूरा का पूरा क्षेत्र पे नियंत्रण हो गया, उनका शासन हो गया दोस्तों। साउथ ऑफ द विंध्यास द क्लेम टू paramountcy। It is clear from the above that from the early 19th century the company pursued an aggressive policy
ऑफ टेरिटोरियल एक्सपांशन। अब क्या होता है दोस्तों, ये अपने आप में एक उच्च स्तर पे मानने लगते हैं, जो परमाणु अपने आप को समझ लेते हैं कि अब ये अपना शासन आसानी से इंडिया में इनका पूरा शासन फैल जाता है दोस्तों, और ये शासन करने लगते हैं दोस्तों, और अपने आप को 19वीं शताब्दी में अपने आप को ये एक बड़े योद्धा के रूप में जानने लगते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत से इंडिया के जो शासक थे उनको हराया था। तो ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट थी उनके लिए। अंडर लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल फ्रॉम 1813 टू 1823 अ न्यू पॉलिसी ऑफ पारामाउंटेसी वाज इनिशिएटेड। तो जो लॉर्ड हेस्टिंग थे, जो गवर्नर जनरल थे, 1813 से 1823 में एक न्यू पॉलिसी बनाया गया दोस्तों। नाउ द कंपनी claimed that its authority was paramount or supreme, hence its power was greater than that of Indian state. तो इनमें ये क्या साबित करने लगे दोस्तों कि हमारा जो अथॉरिटी रहेगा, हमारा जो नियम कानून रहेगा वो सुप्रीम रहेगा, अपने आप में एक उच्च स्तर पे रहेगा, जो इंडियन जो शासक हैं या जो इंडियन राज्य है उन पे। सबसे बड़ा मतलब अपने आप के इनके जो उद्देश्य थे, जो इनके ऑर्डर होते थे, ये अपने आप में एक सबसे बड़ा उच्च स्तर के मानने लगे ये। In order to prove its inheritance, it was justified in annexing or threatening to annex any Indian kingdom. अब ये क्या करने लगे दोस्तों कि जो इंडियन राज्य बाकी रह गया, उस पे आराम से ये अपना डरा धमका के ये अपना पावर बढ़ा सकते हैं। दिस व्यू कंटिन्यू टू गाइड लेटर ब्रिटिश पॉलिसी एज वेल, और यही पॉलिसी ये आगे तक इनके काम करते चले गए। दिस प्रोसेस however did not go unchallenged. For example, when the British tried to annex the small state of Kittur, और ये जो इनका प्रोसेस था ये चलते कभी भी अनचैलेंज हुआ नहीं किसी के द्वारा। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे देख लेते हैं, व्हेन द ब्रिटिश ट्राई टू एनेक्स द स्मॉल स्टेट, तो इन्होंने जब एक छोटा सा जो राज्य था कित्तौर, जो कि कर्नाटका में पड़ेगा, तो रानी चन्नामा थी, उन्होंने इनके विरुद्ध युद्ध किया। She was arrested in 1824 and died in prison in 1829. लेकिन इनको क्या किया, ये लोगों ने अरेस्ट कर लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो आर्मी थे, और इनको 1824 में अरेस्ट किया, लेकिन ये 1829 में इनका मृत्यु हो जाता है। बट रियान्ना अ पुअर चौकीदार ऑफ संगोली इन कित्तौर कैरिड ऑन द ट्रेडिशन। लेकिन जो एक चौकीदार थे रियान्ना नाम से, जो गरीब चौकीदार थे संगोली के, उन्होंने भी इस आंदोलन को जारी रखा। विद द पॉपुलर सपोर्ट ऑफ द डिस्ट्रॉयड मैनी ब्रिटिश कैंप्स एंड रिकॉर्ड्स। इन्होंने जो बड़े बड़े इनके जो ब्रिटिश के कैंप थे और जो रिकॉर्ड रूम बना रखे थे, उनको ये डिस्ट्रॉय कर दिया, उनको तहस नहस किया इन्होंने। ही वॉज कॉट एंड हैंग्ड बाय द ब्रिटिश इन 1813। लेकिन आखिरकार 1830 में ये मारे जाते हैं, इनको पकड़ के, और फांसी दिया जाता है दोस्तों 1830 में। इन द लेट 1830 ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम वरीड अबाउट रसिया। लेकिन 1830 में ईस्ट इंडिया कंपनी अब चिंतित होने लगती है रसिया से दोस्तों, कि कहीं रसिया से इनको आक्रमण करने को ना मिल जाए। It imagined that Russia might expand across Asia and enter India from the northwest. और इनको ये एक शंका होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि रसिया अपना पावर बढ़ाने के चक्कर में एशिया में घुस जाए और ईस्ट इंडिया कंपनी पे भी कब्जा कर ले। ड्राइवन बाय दिस फियर, तो ये डर के मारे ये क्या करते हैं दोस्तों, तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी ये बड़े बड़े जो किले थे ये बनाने लगे, और जो नॉर्थ वेस्ट जो साइड थे वहां पे भी अपना कंट्रोल हासिल करने लगे। दे फाउट अ प्रोलॉन्ग्ड वॉर विद अफगानिस्तान बिटवीन 1838 एंड 1842 एंड एस्टैब्लिश इनडायरेक्टली कंपनी रूल देयर। इन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, कहां से, जो अफगानिस्तान से 1838 और 1842 के बीच में, और अपना इनडायरेक्टली वहां पे भी अपना शासन एस्टैब्लिश कर दिया दोस्तों। सिंध वाज टेकन ओवर 1843 नेक्स्ट इन द नेक्स्ट लाइन इन पंजाब।
सिंध को भी कब्जा किया इन्होंने 1843 में, फिर बाद में पंजाब को। बट द प्रेजेंस ऑफ महाराजा रंजीत सिंह हेल्ड बैक द कंपनी। लेकिन जब महाराजा रंजीत सिंह थे तो उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उनके आर्मी को पीछा किया और उनको आगे नहीं बढ़ने दिया दोस्तों। आफ्टर हिज डेथ इन 1839 टू प्रोलॉन्ग्ड वॉर्स वर फाउट विद द सिख किंगडम। लेकिन उनके मृत्यु के बाद, जब उनका मृत्यु महाराजा रंजीत सिंह के जब मृत्यु हो जाता है 1839 में दोस्तों, तो फिर एक लंबा लड़ाई लड़ते हैं जो सिख साम्राज्य के थे लोग। लेकिन 1849 में पंजाब को भी ये अपना अधीन कर लेते हैं दोस्तों 1839 में। द डॉक्ट्रिन ऑफ लापसी। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लापसी एक पॉलिसी बनाता है। इनमें देखते हैं क्या है दोस्तों। लॉर्ड डलहौजी was the governor general from 1848 to 1856. He devised a policy that come to be known as a doctrine of lapsi. तो ये डलहौजी गवर्नर जनरल थे 1848 से लेकर 1856 तक, और इन्होंने एक पॉलिसी बनाया दोस्तों जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ लापसी। द डॉक्ट्रिन डिक्लेयर्ड दैट इफ एन इंडियन रूलर died without a male heir, his kingdom would lapse in that become। तो ये इस नियम में क्या बताते हैं डलहौजी कि अगर जैसे जो इंडियन रूलर हैं, जो इंडियन शासक हैं, वो अगर मर जाते हैं या उनका पुत्र नहीं है तो वो शासक नहीं बन सकते हैं और वो कंपनी के अधीन उस क्षेत्र का जो क्षेत्र होगा उस पर कब्जा किसका होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा दोस्तों। तो ये डॉक्ट्रिन डलहौजी ने नियम बनाया दोस्तों। One kingdom after another was annexed simply by applying this doctrine स्टारजा। और धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे एक के बाद दूसरा तीसरा ऐसे राज्य धीरे 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 इस नियम को अप्लाई करके वो अपने अंडर में ले लेते हैं। जैसे 1848 में संबलपुर, 1850 में उदयपुर, 1852 में नागपुर, 1853 में झांसी, 1854 में झांसी को अपने अंडर कर लेते हैं दोस्तों। ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके ये सारे राज्य को कब्जा करने लगते हैं, जो कि डलहौजी द्वारा जो ये नियम बनाया गया। फाइनली इन 1856 द कंपनी ऑल्सो टूक ओवर अवध। और 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने अंदर अपने नियंत्रण में ले लिया। द पीपल ऑफ अवध ज्वाइन द ग्रेट रिवोल्ट दैट ब्रोक इन 1856। लेकिन जो अवध के लोग थे उन्होंने विरोध किया 1857 में ब्रिटिश के विरुद्ध। सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। अब नए ये एडमिनिस्ट्रेशन सेटिंग करने लगे। जो वारन हेस्टिंग थे गवर्नर जनरल फ्रॉम 1773 to 1785 was one of the many important figures who played a significant role in the expansion of company power। तो जो वारन हेस्टिंग थे इन्होंने जो गवर्नर जनरल थे 1773 1785 तक, तो इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किए किनके लिए? जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उनके लिए। By his time the company had acquired power not only in Bengal but also in Bombay and Madras। तो उनके दौरान दोस्तों सिर्फ बंगाल में ही कब्जा नहीं हुआ बल्कि मुंबई और मद्रास में भी कब्जा हुआ उनके अंडर। British territory were broadly divided into administration units called प्रेसिडेंसी। तो जो ब्रिटिश का क्षेत्र था उसको कैसे ये लोग विभाजित करते हैं दोस्तों? प्रेसिडेंसी के अकॉर्डिंग। जैसे कि मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, इस तरह करके ये अलग अलग क्षेत्र बना लिए जिससे ये आसानी से इंडिया को एडमिनिस्ट्रेशन कर सके या चला सके। देयर वेर 3 प्रेसिडेंसी, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। जैसे मैंने बताया दोस्तों ये इस हिसाब से अपना प्रेसिडेंसी तैयार कर ली। ईच वाज रूल्ड बाय अ गवर्नर। और ये सारे किस द्वारा संचालक होता था? जो एक वो गवर्नर थे उनके अकॉर्डिंग चलता था दोस्तों। द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज द गवर्नर जनरल। और जो इनका सुप्रीम जो उच्च स्तर के जो इनके गवर्नर होते थे वो जनरल गवर्नर होते थे। वारन हेस्टिंग द फर्स्ट गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस
several administrative reforms, notably in the sphere of the justice. तो जो वारेन हेस्टिंग थे इन्होंने बहुत, ये तो पहला गवर्नर जनरल थे इंडिया के, और इन्होंने बहुत से रिफॉर्म किया इनके कार्यों में। From 1772, a new system of justice was established. Each district was to have two courts, criminal code, फौजदारी कोड। तो 1772 में एक नया सिस्टम बनाया गया जो न्याय के लिए बनाया गया दोस्तों। तो उनमें क्या था, दो कोड बनाए गए, एक तो क्रिमिनल कोड जो फौजदारी अदालत के नाम से जाना जाता था, एंड एक सिविल कोड जो दीवानी अदालत में, जो दीवानी से रिलेटेड जो जो केस थे वो इसमें देखा जाता था जी, और जो क्रिमिनल केसेस था वो फौजदारी में देखा जाता था जी। Maulvis and Hindu Pandit interpreted Indian laws for the European district collectors who presided over civil courts. तो सिविल कोर्ट में जो जो केसेस आता था, जैसे अब मुसलमानों में अगर कोई केस बनता था तो मौलवी के अकॉर्डिंग वो उनके जो शरीयत था उसके हिसाब से ये न्याय दिलवाने का काम करते थे। और जो हिंदू समाज में अगर यदि कोई ऐसा केस बनता था तो जो उस टाइम के जो बड़े-बड़े पंडित थे उनके हिसाब से उसका फैसला किया जाता था दोस्तों। और ये किनके अंडर किया जाता था, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे उनके अंडर किया जाता था दोस्तों। द क्रिमिनल कोर्ट्स वर स्टिल अंडर अ काजी एंड मुफ्ती बट अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर। तो जो क्रिमिनल कोर्ट्स थे वो किनके अधीन होता था, एक जो काजी होते थे, जो मुफ्ती थे होते थे, लेकिन किनके सुपरविजन के अकॉर्डिंग चलता था, जो कलेक्टर थे उनके। तो काजी किसको बोलते हैं दोस्तों, काजी एक जज होता था। जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में एक काजी होता था, वो जो फैसला कर देता था वो उस कम्युनिटी को मानना होता था, तो वो जज के तहत काम करता था। और मुफ्ती कौन होता था, अ जूरिस्ट। द मुस्लिम कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपैंडिंग द लॉ दैट द काजी वुड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये समझो मुफ्ती एक होते थे, जैसे आज के दौरान में अगर उदाहरण के तौर पे लिया जाए तो ये एक एडवोकेट के रूप में काम करते थे, जो कि ये सारी चीज बताते थे और काजी उसका फैसला करता था। A major problem was that Brahman Pandit have different interpretation of local laws and based on different school of धर्म शास्त्र। लेकिन इसमें बड़ा एक प्रॉब्लम क्या हो गया दोस्तों, जो कि ब्राह्मण थे, जो पंडित थे, उनमें अलग अलग इंटरप्रेशन थे, अलग अलग मतलब एक ही सजा के लिए, एक ही दोषी के लिए तरह तरह के सजाएं मतलब बताए जाने लगे, अलग अलग इंटरप्रेशन बताए जाए, नियम बताने लगे, क्योंकि वो अलग अलग स्कूल से धर्मशास्त्र से पढ़े हुए थे, तो अपना अलग अलग इंटरप्रेशन देने लगे दोस्तों। अंडर द regulating act of 1773 a new supreme court has was established। तो अब क्या हुआ है दोस्तों, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नया सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। While a court of appeal, the Sadr Nizamat Adalat was also set up at Calcutta। तो सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिश होता है दोस्तों, और एक क्या होता है, एक कोर्ट बनता है जिससे वहां अपील किया जाता है, और एक सदर निजामत अदालत भी बना, वो कहाँ बना, कलकत्ता में दोस्तों। द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वाज द कलेक्टर। तो जो मेन प्रिंसिपल फिगर था वो इंडियन डिस्ट्रिक्ट का कौन होता था दोस्तों, कलेक्टर। As the title suggested that the main job was to collect revenue and the taxes। लेकिन कलेक्टर का काम क्या होता था दोस्तों, जो रेवेन्यू कलेक्ट करे और टैक्सेस कलेक्ट करे, उसका काम ये होता था। एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, और कानून व्यवस्था बनाए रखे जो जिस जिले में उसको दिया जाता था, जो उसके नियंत्रण में होता था। विद द हेल्प ऑफ द जजेस, हिज जज, पुलिस ऑफिसर एंड दरोगा, जो के पुलिस जो ऑफिसर थे और दरोगा था, उनके मदद से ये लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखे। द कंपनी आर्मी। A change occurred in the 18th century when the Mughal successor states like Awadh and Banaras started। अब जो कंपनी के थे आर्मी, उनमें चेंजेस आने लगा दोस्तों। क्या आने लगा, 18 सेंचुरी के दौरान जो मुगल राज्य थे, जैसे अवध और बनारस, वो क्या करने लगे, स्टार्टेड रिक्रूटिंग पेजेंट इनटू देयर आर्मी। जो किसान थे उनको भी ये आर्मी में शामिल करने लगे।
और उसको ट्रेनिंग देने लगे और उसको प्रोफेशनल सोल्जर बनाने लगे दोस्तों। द ईस्ट इंडिया कंपनी adopted the same method when it began recruiting for its own army, which came to be known as the Sepoy Army from the Indian word सिपाही मीनिंग सोल्जर। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इन्होंने भी क्या करने लगा, सेम मेथड इस्तेमाल करने लगा और ये भी जो इंडियन जो आर्मी जो इंडिया के लोग थे उनको अपने आर्मी में रखने लगा, जिसको सिपोही के नाम से जाना जाता है, सिपाही जिसे बोलते हैं, वो ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपने अंदर रखने लगा। अब दोस्तों कंक्लूजन निष्कर्ष में क्या जानते हैं, इसके बारे में भी जानते हैं दोस्तों। Thus the East India Company was transformed Thus the East India Company was transformed from a trading company to a territory colonial power। तो निष्कर्ष में क्या, जो ईस्ट इंडिया कंपनी था दोस्तों, ये अपना पावर हर जगह व्यापार के थ्रू अपना पावर प्रचार कर लेता है दोस्तों। स्लेव ट्रेड इन साउथ अफ्रीका। अब दोस्तों जानेंगे जो स्लेव है उसके बारे में। तो स्लेव का व्यापार होता था दोस्तों साउथ अफ्रीका में। अफ्रीका इन द 7th century slave trade began. People were captured, chained and sold in slave market। तो अफ्रीका में 17 सेंचुरी के दौरान क्या होता था, तो जो दासी थे उनका व्यापार होता था दोस्तों। लोग क्या करते थे, जो दासी थे उनको कैप्चर करते थे और उनको लाके उनको बेच देते थे मार्केट में दोस्तों, और उनको फिर जो दूसरे लोग थे उनको खरीद के ले जाके और उनसे काम करवाते थे दोस्तों। तो ऐसे कार्य होता था साउथ अफ्रीका में दोस्तों। ये कब होता था, 1834 में। एंड देयर वेर 36,774 प्राइवेटली ओन्ड स्लेव। अब बताओ दोस्तों, उस समय 1834 में 36,774 प्राइवेटली ओन्ड स्लेव थे एट द केप लोकेटेड एट द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ द अफ्रीका। अफ्रीका के जो साउथर्न पार्ट था उसमें दोस्तों इतने जो प्राइवेटली दासी थे वो उनका फिगर है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आपका चैप्टर खत्म होता है। अब चलिए देखते हैं थोड़ा सा लेट्स रिकॉल। ये भी एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जैसे दीवानी से क्या समझ है, तो दीवानी किनको दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, मुगल एम्परर ने दिया था, जैसे ऊपर हमने मेंशन किया, ऊपर हमने पढ़ा दोस्तों। तो ये दीवानी क्या होता है, राइट टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू। ये इससे क्या करेंगे, ये दीवानी का मतलब होता है कलेक्शन, जो टैक्स कलेक्शन करना है उसको अधिकार मिल जाता था। टाइगर ऑफ मैसूर किसे जाते, टीपू सुल्तान को। फौजदारी की अदालत क्रिमिनल कोर्ट को समझते हैं। जो रानी चन्नामती इन्होंने ब्रिटिश के अधीन इन्होंने युद्ध किया, सिपाही सिपोही को समझते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपका चैप्टर खत्म होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही डिटेल में इसका डिस्कशन किया दोस्तों। मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, और जब तक टेक केयर एंड बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों और लाइक करें। यदि कोई कमेंट है तो आप मतलब कमेंट में भी पूछ सकते हैं।